दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम आगे इस वीडियो में चैप्टर 3 के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि पठारों से संबंधित है। पठार होता क्या है? पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है। प्रायः इसकी सतह चपटी होती है, यानी कि इसकी सरफेस कैसी होती है? चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं और पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं, जैसे तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ सौ मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी कि अगर ऊंचाई की बात करें तो पठारों की ऊंचाई कुछ सौ मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत का नाम दिया गया है। पूरब से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना हुआ था। पर्वतों की तरह पठारों में भी खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी जो खनिज होते हैं उस मामले में भी पठारी क्षेत्र समृद्ध होते हैं। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, और भारत के छोटा नागपुर के पठारों में कोयला, मैंगनीज और लोहा का प्रचुर भंडार पाया जाता है। अब आगे है, विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है, यानी कि अगर इनके पर्यावरण की बात करें तो इनमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ बनाती है। इसलिए पठार कृषि के लिए मैदानों की तुलना में कम उपयुक्त होते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं, जिनकी कुछ में जैसे कुछ का उदाहरण अगर यहाँ पे दिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, तथा छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात, और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं, जैसे कि चेरापूंजी के पठार में नहकाली काई जलप्रपात पाया जाता है, जो कि 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये रहा नहकाली काई जलप्रपात का मनोरम दृश्य, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आगे हम पठारों के बाद बात करेंगे मैदान के। मैदान क्या होते हैं? मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती हैं। मैदान में ये सब चीजें, यानी कि कोई ऊंची पहाड़ी या गहरी घाटी का अभाव होता है। सामान्यतः मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती, यानी कि औसत ऊंचाई समुद्र तल से मैदानों की 300 मीटर के अंदर अंदर में ही पाई जाती है। पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि होती हैं। यहाँ नदियों में रेत, चट्टानों के कण गाद को एकत्र करके ये तलछट के मैदान बने होते हैं। नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि मिलाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है, यानी कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मिट्टी मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ के लोग कृषि में संलिप्त होते हैं। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भरण पोषण भी करते हैं। यानी कि मैदानों की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के भरण पोषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे पठार, नदियों के मैदान और पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है, जिनको अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पठार, नदियां और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत को यहाँ पे दिखाया गया है। मंगोलियन क्षेत्र को यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके बाद में तिब्बत क्षेत्र है, यांगत्से है ना। यांगत्से मैदान है नदी का, सिंधु नदी का मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी का मैदान है। उसके बाद हिमालय पर्वत को दिखाया गया है। आगे उसके बाद पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र को दिखाया गया है।
नील नदी यहाँ पे है और नील नदी से निर्मित मैदान को दिखाया गया है। एटलस पर्वत श्रृंखला को दिखाया गया है। रॉकीज को दिखाया गया है। अलास्का श्रेणियों को दिखाया गया है। मिसिसिपी नदी से निर्मित मैदान को दिखाया गया है। इंडीज पर्वत श्रृंखला को दिखाया गया है। पैटागोनिया पठार को दिखाया गया है और अमेजन नदी को यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ये सब विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्रों के उदाहरण हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इस चित्र में आपको गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया चित्र दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर उपग्रह से गंगा के मैदान की फोटो खींचे तो किस रूप में किस तरीके से दिखाई देगा। मैदानी जीवन कैसा होता है? हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि नदियों में इतना ज्यादा जनसंख्या वास करती है? भारत की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक यानी कि लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के अकेले गंगा के मैदान में रहती है। यानी कि कहाँ पे रहती है? भारत की कुल जनसंख्या का 40% यानी कि 40 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए गंगा के मैदान में निवास करती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में भी रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि, यानी कि मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना और खेती करना है। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, जौ यानी कि मोटे अनाज जो हैं उनकी फसलें उगाई जाती है। साथ ही कपास, जूट और सन जैसे रेशेदार फसलों को भी उगाया जाता है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशनल खेती जो है गंगा के मैदान में या मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर किस पे निर्भर होती है? वर्षा के पानी पर निर्भर होती है, यानी कि जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतनी बेहतर खेती होगी। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन वृद्धि हुई, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट। अब जाहिर सी बात है, जब किसी भी संसाधन का अंधाधुंध दोहन होगा तो उसके भंडार में तो कमी आएगी ही। इसी तरीके से पानी के साथ में हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए, मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे भूगर्भ स्तर घटता जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वहां यानी कि मैदानों में ढलान कैसी होती? हल्की होती है, अतः वहां नदी में नौका संचालन सुगम होता है, यानी कि नदियों से आवागमन आसान होता है। इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का व्यापक प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान है जहाँ पे लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि नौका के द्वारा गंगा की नदी में परिवहन कैसे किया जाता है। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में समझा, परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्राय कुछ और स्थल रूपों के बारे में बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल है। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित थार का मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल। यानी कि यहाँ पे आपसे ये भी सवाल उठ सकता है कि कौन सा मरुस्थल किस प्रकार का है, ठंडा है कि गर्म है। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं कि वो अंटार्कटिक द्वीप को भी मरुस्थल में मानते, महाद्वीप को भी मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, यानी कि इसको अनुकूलन कहते हैं। आप जिस भी परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढालना, उसके हिसाब से चलना अनुकूलन कहलाता है। तो ऐसा हर एक स्थल रूप के साथ होता है। जैसा स्थल रूप होता है, वहाँ के जलवायु, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों, किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखते हैं।
मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। लचीलापन क्या होता है? रेजिलियंस। चुनौती और कठिनाइयों को सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता को लचीलापन कहते हैं, यानी कि रेजिलियंस कहते हैं। प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टीनें 5 भूदृश्यां हैं, जो विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं जैसे कि प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। जैसे कौन सी टीना है? कुरिंजी। दृश्य भूमि इसकी क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। मुख्य व्यवसाय यहाँ पे क्या है? आखेट और संग्रह। दूसरा क्या है? मुल्लाई। ये किसको प्रदर्शित करता है? घास के मैदान और वन को। मुख्य व्यवसाय यहाँ पे क्या है? पशुपालन। तीसरा क्या है? मरुदम। दृश्य भूमि उपजाऊ कृषि के मैदान और मुख्य व्यवसाय कृषि। नेदल। नेदल की दृश्य भूमि क्या है? तटीय क्षेत्र। मुख्य व्यवसाय इनका मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा। अगला क्या है? पाले। पाले के लिए शुष्क मरुस्थल जैसे क्षेत्र, घुमंतू और युद्धरत लोग यहाँ पे होते हैं। अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा, उनकी अपेक्षा 5 टीनें भिन्न प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेशों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। ये हमारे और पर्यावरण के बीच गहन संबंध को भी दर्शाते हैं। आपको टीने के विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु उससे प्रतिबिंबित अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले हमने क्या सीखा, इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। हमने क्या सीखा? स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या क्या उसमें शामिल है? पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मनाती रही है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाओं के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में आपको दिया गया है। इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में कवर करेंगे। आपके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी सॉल्व कराया जाएगा, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको किसी अन्य सीरीज में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।